गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम कक्षा 11 में पाठ 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन पढ़ रहे हैं। आज अपनी टॉपिक चल रहा है बेटा राष्ट्रीय पहचान। प्रत्येक देश की एक पहचान होती है, उसके कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं। संविधान में समस्त भारतीय जनता की एक राष्ट्रीय पहचान पर निरंतर जोर दिया गया है। इस संबंध में यहाँ हम कुछ बातों पर गौर करें। गौर यानी ध्यान देना। ऊपर की चर्चा से बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारी एक राष्ट्रीय पहचान का भाषा या धर्म के आधार पर बनी अलग अलग पहचानों से कोई विरोध नहीं है। भारतीय संविधान में इन दो पहचानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। फिर भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई है और इसी धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल बनाने के संबंध में हुई बहस में स्पष्ट किया गया। संविधान में ऐसी निर्वाचक मंडल की बात नकार दी गई। तो बेटा अपन बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पहचान की। भारत बहुत सारी भाषाओं वाला, बहुत सारे धर्म और विविधताओं वाला देश है। तो प्रत्येक समुदाय अपनी भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर अपनी पहचान मानता है। जो राष्ट्रीय पहचान है, भारतीयता की पहचान है, जिसे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन उनका भाषा या धर्म के आधार पर बनी पहचान से कोई विरोध नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हर देश की राष्ट्रीय पहचान होती है। तो भारतीय संविधान में इन दो पहचानों यानी राष्ट्रीय जो आपकी पहचान है और आपकी या धर्म या भाषा के आधार पर जो पहचान है, लोग जिससे आपको जानते हैं, तो इन दोनों चीज़ों में कोई विरोध नहीं है। और हमारा संविधान इन दोनों में संतुलन बनाता है, एडजस्टमेंट करता है, दोनों में सामंजस्य स्थापित करता है। लेकिन फिर भी जब कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, देश पर संकट आ जाए, तो फिर देश की एकता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय पहचान को वरीयता यानी प्राथमिकता दी गई है। और इसी धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल, जैसे कि अंग्रेजी शासन के समय में ये हो गया था कि धर्म के आधार पर निर्वाचक मंडलों में बांट दिया गया था। मुस्लिम लोगों का ये क्षेत्र होंगे या हिंदू लोगों के क्षेत्र होंगे। तो हमारे संविधान में धर्म के आधार पर निर्वाचक मंडल की बात को नकार दिया गया, यानी मना कर दिया गया कि धर्म के आधार पर निर्वाचक मंडल नहीं रखे जाएंगे। अब पृथक अलग निर्वाचक मंडल की बात को मना करने का कारण ये था कि इसको मानने पर विभिन्न धार्मिक समुदायों में भेद पैदा होता है, यानी अलग अलग दो धार्मिक समुदायों की पहचान है और ज़्यादा मजबूत होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटा इससे राष्ट्रीय एकता की धारणा पर खतरा उत्पन्न होता है। इससे जो हमारी राष्ट्रीय एकता है वो बाधित होती है। इसको नकारने का कारण ये था कि इससे राष्ट्रीय जीवन सहजता में बाधा पहुंचती है। अगर हम धर्म के आधार पर निर्वाचक मंडल रखेंगे, धर्म की पहचान को प्राथमिकता देंगे, तो फिर क्या होगा बेटा कि जो हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता है वो जो निरंतर चल रही है उसकी सहजता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो धर्म के आधार पर जो पहचान है वो अलग है और राष्ट्रीय पहचान अलग है। अगर इन दोनों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रीय पहचान को प्राथमिकता दी जाएगी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। अब प्रक्रियागत उपलब्धि, तो हम अपने संविधान की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे। ऊपर बताई गई 5 केंद्रीय विशेषताओं को हमारे संविधान की आधारभूत महत्व की उपलब्धि कहा जा सकता है। कौन सी विशेषताएं बेटा? सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सब व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व। तो जो ये विशेषताएं थी, आधारभूत दर्शनता, तो इन्हें हमारे संविधान की बहुत ही महत्व की उपलब्धि कहा जा सकता है, अचीवमेंट कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ उपलब्धियां प्रक्रियागत भी है। प्रक्रियागत यानी जो निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, राजनीतिक उठापटक होती है, उसके आधार पर जो उपलब्धियां हासिल की गई वो। तो इसमें अपन पढ़ रहे हैं कि अव्वल यानी सर्वप्रथम तो ये कि भारतीय संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श में है। हम इस बात को जानते हैं कि बहुत सी समूह
और हितों की संविधान सभा में समुचित नुमाइंदगी न हो सकी। लेकिन इस सभा की बहसों से ये बात साफ नजर आती है। तो बेटा अपन ये बात जो कर रहे हैं कि हमारे संविधान का जो विश्वास है वो लड़ाई झगड़े में नहीं बल्कि विचार विमर्श के माध्यम से हमारे संविधान में परिवर्तन होते हैं, प्रक्रियागत उपलब्धियां हैं और हमारा संविधान आगे बढ़ता गया है। हो सकता है कि बहुत से समूह हैं, हित है, संविधान सभा में उनकी नुमाइंदगी, उनका दृष्टिकोण नहीं रखा गया हो। तो इस सभा की बहसों से बात जाहिर हो जाती कि संविधान निर्माताओं का नजरिया यथासंभव सबको शामिल करने का था। नजरिया यानी दृष्टिकोण। ये खुलापन इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता परिणामों को अपने स्वार्थों के तुला पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि यानी जिस चीज को तर्क के आधार पर कसा जा सके, तर्क बुद्धि की तुला पर तोलकर परखने के लिए तैयार है। इससे ये भी पता चलता है कि संविधान निर्माता असहमति और विभेद को एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखते थे। जो हमारे संविधान निर्माता थे वो संविधान को असहमति और विभेद को, यानी जब संविधान सभा में आपस में बहस चलती थी, एक मुद्दे पर असहमति नजर आती थी, भेद नजर आता था, तो फिर क्या उसको पॉजिटिव व्यू में देखते थे और उसमें सुधार करने का प्रयास किया गया था। इसीलिए हमारे संविधान को बनने में इतना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका दृष्टिकोण था सबको शामिल करना। और इसमें यह भी है कि भारतीय जनता को अपने स्वार्थों पर नहीं बल्कि तर्क बुद्धि यानी विवेक के आधार पर हर चीज पर तर्क वितर्क होता था, उसी कसौटी पर परखा जाता था और अगर उसमें कुछ कमियां होती थी तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बेटा ये चित्र आप देख रहे हैं, इन्हीं भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इन्होंने 562 देशी रियासतों का भारत में एकीकरण का कार्य किया, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी भारत के संविधान निर्माताओं में से। तो इनकी जो कही हुई कुछ लाइनें वो अपन देखते हैं। लेकिन आगे चलकर ये भूलना सबके हित में होगा कि इस देश में अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक जैसी कोई चीज है। भारत में सिर्फ एक समुदाय है, भारत में सिर्फ एक समुदाय है और वह समुदाय क्या है? भारतीय नागरिक। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि हमें इस चीज़ को छोड़ना होगा कि कौन अल्पसंख्यक है कौन बहुसंख्यक है। भारत में सिर्फ एक ही समुदाय हमें मानना हो, ये नहीं मानेंगे कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या ऐसे। हमें सिर्फ ये मानना होगा कि हम भारतीय हैं। दूसरी सुलह और समझौते के जज्बे का भी पता चलता है। सुलह यानी कोई झगड़ा होता, अपन समस्या को सुलझा लेते हैं और समझौता कर लेते हैं। तो हमारे संविधान से सुलह और समझौते के जज्बे का, जज्बा यानी जो भावना होती है उसका, सुलह और समझौते जैसे शब्द को हमेशा नकारात्मक भाव से नहीं देखना चाहिए। हर समझौता बुरा नहीं होता। यदि स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी मूल्यवान चीज का सौदा कर लिया जाता है तो समझौता बुरा है। लेकिन किसी एक मूल्य के थोड़े से सौदे के बदले दूसरा मूल्य हासिल हो और ये सौदा दो बराबरी के लोगों के बीच खुली प्रक्रिया में होता है तो ऐसे समझौते पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। हम इस बात का अफसोस कर सकते हैं कि हमारे पास हर चीज होनी चाहिए परंतु है नहीं। फिर भी हर चीज को थोड़ा थोड़ा हासिल कर लेना नैतिक दृष्टि से अंगुली उठाने लायक नहीं है। और संविधान सभा इस बात पर अडिग है कि किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत के बजाय सर्वानुमति से लिया जाना चाहिए। तो बेटा अपन बात कर रहे हैं प्रक्रियागत उपलब्धियों में। पहली बात तो ये थी कि हमने हमारे संविधान को विवेक के आधार पर तुला पर तोलकर परखकर तैयार किया है। दूसरा, हमारे संविधान में सुलह और समझौता भी देखने को मिला है क्योंकि बहुत सारे संविधान सभा में बहुत सारे लोग शामिल थे, सबके अलग अलग विचार थे, सबने अपने अपने विचार रखे
इसमें जो सौदा हुआ वो स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए नहीं हुआ, बल्कि इसमें ये हुआ कि एक मूल्य के बदले दूसरा मूल्य हासिल किया गया है और ये क्रिया संविधान निर्माण की क्रिया में हुआ है। तो ऐसी चीज पर कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। हम ये सोच सकते हैं क्योंकि हम महत्वाकांक्षी कि हमारे पास हर चीज होनी चाहिए, परंतु है नहीं। लेकिन अगर हम हर चीज को थोड़ा थोड़ा हासिल कर लेते हैं, अपने पास में अपनी उपलब्धियों से ला सकते हैं, तो कोई उस पर अंगुली उठा नहीं सकता। तो हमारी संविधान सभा भी इस चीज पर अडिग है, दृढ़ निश्चयी है कि हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत के बजाय किससे लिया गया? सर्वसम्मति से लिया गया। और ये दृढ़ता अपने आप में प्रशंसनीय है। किसी भी संविधान में सब लोगों को एक साथ जोड़ करके निर्णय लिया जाना बहुत ही प्रशंसनीय फैसला है। भारतीय संविधान की कई आलोचनाएं, इनमें से 3 पर यहाँ संक्षेप में यानी छोटे रूप में चर्चा की जाएगी। पहली, ये संविधान अस्त व्यस्त है, इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी है। ये संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। भारतीय संविधान को अस्त व्यस्त या ढीला बताया जाता है। इसके पीछे ये धारणा काम करती है कि किसी देश का संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में मौजूद होना चाहिए। आलोचना का अर्थ होता है बेटा किसी भी चीज़ में अपन कमियां निकालते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, तो वो आलोचना कहलाती है। तो यहाँ पर 3 जो आलोचनाएं अपने सामने है उसकी अपन बात करते हैं बेटा। पहली, हमारा संविधान अस्त व्यस्त है। जो संविधान के आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि भारतीय संविधान अस्त व्यस्त है, ढीला ढाला है, जिससे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सुव्यवस्थित है। दूसरा, इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी। नुमाइंदगी का अर्थ ये है कि इसमें जो हमारे समाज में बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारे तबके हैं, तो उसमें इनको नहीं जोड़ा जा सका। ये संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। तीसरी जो आलोचना है वो ये कहती है कि हमारा संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, बल्कि एक विदेशी दस्तावेज की नकल है। तो भारतीय संविधान को अस्त व्यस्त या ढीला बताया जाता है। इसके पीछे ये धारणा काम करती है कि किसी देश का संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में मौजूद होना चाहिए। लेकिन एक बात संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश के लिए भी सच नहीं है। वहाँ संविधान एक कसे हुए दस्तावेज के रूप में, सच बात यह है कि किसी देश का संविधान एक दस्तावेज तो होता ही, इसमें संवैधानिक हैसियत वाले अन्य दस्तावेजों को भी शामिल किया जाता है। तो इस तरह इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक वक्तव्य तथा कायदे उस कसे हुए दस्तावेज से बाहर मिले जिसे संविधान कहा जाता है। जहाँ तक भारत का सवाल है, संविधान हैसियत के से बहुत से वक्तव्यों, ब्यौरों और कायदों को एक ही दस्तावेज के अंदर समेट लिया गया है। मिसाल के तौर पर बहुत से देशों के संवैधानिक दस्तावेज में चुनाव आयोग या लोक सेवा आयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान मौजूद है। तो बेटा अपन बात कर रहे हैं हमारे संविधान की। संविधान एक दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है। अब अपन बात करें कि हमारा संविधान ढीला ढाला है। पहली आलोचना, संयुक्त राज्य जैसे अमेरिका का संविधान है वैसा हमारा संविधान नहीं है। तो बेटा यहाँ पर ये ध्यान देने वाली चीज है कि संविधान में जो वक्तव्य दिए गए हैं, ब्यौरे दिए गए हैं, कायदे दिए हुए हैं, यानी जो इन चीज़ों पर फोकस किया गया है, ध्यान दिया गया है, उन सभी चीज़ों को इस दस्तावेज के अंदर समेट लिया गया है। मिसालें अपन एक आदर्श के तौर पर बताते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि कुछ देशों के संविधान है वहाँ पर न लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, न चुनाव आयोग का प्रावधान है, लेकिन हमारे संविधान में हर एक चीज़ के बारे में लिखा गया है। चुनाव आयोग और लोक सेवा आयोग है, यानी राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित सभी चीज़ें हमारे संविधान में जोड़ी गई है। तो इस तरह जो ये आलोचना है कि हमारा संविधान ढीला ढाला है, कसा हुआ नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ जरूरी है कि हम नुमाइंदगी के 2 हिस्सों में फर्क करें।
नुमाइंदगी यानी जो दिखाया जा रहा है, इनमें से एक को हम चाहे तो आवाज़ कह सकते हैं और दूसरे को राय। नुमाइंदगी में आवाज़ अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोगों की पहचान खुद उनकी जुबान और आवाज़ से न होनी चाहिए, न कि उनके मालिकों की जुबान और आवाज़ से। अगर हम इस दृष्टि से विचार करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी मौजूद मिलेगी, क्योंकि संविधान सभा के सदस्य सीमित मताधिकार से चुने गए थे, न कि सार्वभौम मताधिकार से। बहरहाल अगर हम नुमाइंदगी के दूसरे पहलू यानी राय पर गौर करें, राय यानी सलाह पर, तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। ये कहना तो खैर अपने आप में एक अतिशयोक्ति यानी अपवाद है। बहुत बड़ा चढ़ा करके किसी का वर्णन होता है तो अतिशयोक्ति होगी। तो संविधान सभा में हर किस्म की राय रखी गई, लेकिन इसमें सच्चाई का एक फुट जरूर है। यदि हम संविधान सभा में हुई बहस को पढ़े तो जाहिर होगा कि सभा में बहुत से मुद्दे उठाए गए और बड़े पैमाने पर राय रखी गई। सदस्यों ने अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक सरोकार आधारित मसले ही नहीं बल्कि समाज की विभिन्न तबके के सरोकारों पर आधारित मसले भी उठाए। तो जो दूसरी आलोचना का आधार है कि इसमें सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी, तो अगर नुमाइंदगी की अपन बात करें तो इसमें दो चीज़ों पर जोर दिया गया। एक तो आवाज़, सब लोगों की आवाज़ इसमें शामिल हो, और दूसरी सब लोगों की राय इसमें शामिल होना। तो नुमाइंदगी में सब लोगों की आवाज़ अपने आप में महत्वपूर्ण है, यानी सब लोगों के विचार इसमें शामिल है। लोगों की पहचान उनके विचार होने चाहिए, उनकी आवाज़ होनी चाहिए, न कि जो उनके मालिक है उनकी जुबान। अगर इस दृष्टि से हम बात कर रहे हैं तो गैर नुमाइंदगी यानी सभी लोगों की जो अपन शामिल होने की बात करते हैं, सभी लोगों का दृष्टिकोण इसमें शामिल होने की बात करते हैं, तो गैर नुमाइंदगी मिले, क्योंकि हमारे जो संविधान सभा थे तो उसके जो सदस्य थे वो किससे चुने गए थे? उस समय सीमित मताधिकार था, वयस्क मताधिकार नहीं था। सीमित मताधिकार का अर्थ ये होता है कि अलग अलग तबकों से लोगों का चुनाव किया गया, लेकिन जैसे वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, वो तरीका इसमें शामिल नहीं था। लेकिन फिर भी राय जैसे पहलू पर गौर करें तो हमारे संविधान में गैर नुमाइंदगी नहीं मिलेगी। हालांकि ये कहना अपने आप में एक बड़ा चढ़ा करके वर्णन हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें कहेंगे कि एक सच्चाई का पुट है कि हमारे संविधान में सभी लोगों की राय को महत्व दिया गया। अगर हम संविधान सभा में उठाए गए मुद्दों की बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर सभी लोगों ने अपनी राय रखी है, सभी व्यक्ति इससे जुड़े हुए थे और समाज के विभिन्न वर्ग के सरोकार यानी हित आधारित मसले भी उठाए गए। तो क्या ये संयोग मात्र है कि आज हर शहर के नुक्कड़ समझते हो बेटा? हर शहर गली का जहाँ पर एंड होता है या चौराहा होता है, पर हमें हाथ में संविधान के लिए अंबेडकर की प्रतिमा मिलती है। अंबेडकर की फोटो चौराहे पर या गली जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर मिल जाती है। तो ये अंबेडकर के प्रति महज सांकेतिक श्रद्धांजलि नहीं है, ये प्रतिमा दलितों की इस भावना का इजहार करती है कि संविधान में उसकी अनेक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है। तो अंबेडकर की जो प्रतिमा अपन लगा रहे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो संविधान में उनका योगदान था इसलिए हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे, बल्कि यहाँ ये भावना काम कर रही है कि दलित समाज का प्रतिनिधित्व हमारे संविधान निर्माण में था, उनकी आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं पूरी हुई थी। तो एक अंतिम आलोचना ये भी है कि भारतीय संविधान एक विदेशी दस्तावेज है, इसका हर अनुच्छेद पश्चिमी संविधानों की नकल है और भारतीय जनता के सांस्कृतिक भावबोध से इसका मेल नहीं बैठता। संविधान सभा में भी बहुत से सदस्यों ने बात उठाई थी। इस दृष्टि से भारतीय संविधान अत्यंत भ्रामक है, भ्रम उत्पन्न करने वाला, क्योंकि संविधान की सांस्कृतिक और मूल्यपरक गतिमति भारत की असली जनता और उनके आचार विचार के सांस्कृतिक तथा मूल्यपरक गतिमति के अनुकूल नहीं है। तो जो आलोचना का अंतिम आधार है वो है कि भारतीय संविधान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, क्योंकि हमने विदेशी संविधानों की नकल की है। क्योंकि भारतीय संस्कृति अलग है, विदेशी संस्कृति अलग है, हमने हमारे संविधान में विदेशी प्रावधान लिए हैं, तो ये संविधान भ्रमपूर्ण है, क्योंकि इस संविधान की सांस्कृतिक और मूल्यपरक गति भारत की जनता की उनके आचार विचार की मति के अनुकूल नहीं है।
तो बेटा अपन चर्चा करते हैं कि यह आरोप जो लगाया गया है ये कितना सच है। यह आरोप कितना सच है, तो बेटा अपन बात करते हैं कि यह आरोप कितना सच है। जो आरोप लगाया गया है कि हमारा संविधान हमारे अनुकूल नहीं है, ये बात सच है कि भारतीय संविधान आधुनिक और अंशतः पश्चिमी है। बहुत सारे अंश हमने विदेशी संविधानों से लिए, लेकिन इससे पूरी तरह विदेशी नहीं हो जाता। पहली बात तो ये कि अनेक भारतीयों ने चिंतन का न सिर्फ आधुनिक तरीका अपना लिया बल्कि उसे आत्मसात भी कर लिया, और इन लोगों के लिए पश्चिमीकरण अपनी परंपरा की बुराइयों के विरोध का एक तरीका था। राममोहन राय से इस प्रवृत्ति की शुरुआत हुई और आज भी ये प्रवृत्ति दलितों द्वारा जारी है। वस्तुतः बहुत पहले यानी सन 1841 में ये बात जाहिर हो गई थी। उत्तर भारत के तिरस्कृत और अछूत कहलाने वाले दलित नए कानूनों का इस्तेमाल करने में जरा भी नहीं हिचकिचाए, और इन लोगों ने नई विधि व्यवस्था का सहारा लेकर अपने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए। इसने आधुनिक कानून का सहारा लेकर लोगों ने गरिमा और इंसाफ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। तो जो हमारे संविधान पर बेटा आरोप लगाया जाता है कि हमारा संविधान विदेशी संविधानों की नकल है, ये सही है कि हमारे संविधान में पश्चिमी संविधान से, आधुनिक संविधानों से बहुत सारी चीज़ें ली गई, लेकिन ये पूरी तरह विदेशी नहीं है। हमारे संविधान निर्माता जो थे उनमें से बहुत सारे लोगों ने आधुनिक तरीका अपना लिया था, बल्कि उसे आत्मसात भी कर लिया था। तो इन लोगों के लिए पश्चिमीकरण यानी जो पाश्चात्य सभ्यता है, परंपरा की जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनकी विरोध का तरीका था। और सबसे पहले इसकी शुरुआत राजा राममोहन राय ने की। कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, भारतीय समाज में सुधार करने का प्रयास किया। और 1841 में इसी की पहली बार अनुभूति हुई कि तिरस्कृत और अछूत कहलाने वाले भारतीय समाज में जो छुआछूत प्रचलित था, तो उसमें दलित समुदाय को तिरस्कृत माना जाता था। तो इन लोगों ने कानूनों का इस्तेमाल किया इंसाफ पाने के लिए। दूसरे, जो पश्चिमी आधुनिकता का स्थानीय सांस्कृतिक व्यवस्था से टकराव हुआ तो एक किस्म की संकर संस्कृति उत्पन्न हुई। संकर संस्कृति का अर्थ होता है दो चीज़ों को मिलाया जाता है, अलग अलग चीज़ों को, और फिर उससे जो नई नस्ल उत्पन्न होती है उसको अपन संकर प्रजाति का कहते हैं। फसलों में ऐसी प्रजातियां अपन देखते हैं। तो इस संकर संस्कृति पश्चिमी आधुनिकता से कुछ लेने और कुछ छोड़ने की रचनात्मक प्रक्रिया का परिणाम थी। ऐसी प्रक्रिया को न तो पश्चिमी आधुनिकता में ढूंढा जा सकता और न ही देसी परंपरा में। पश्चिमी आधुनिकता और देसी सांस्कृतिक व्यवस्था के संयोग से उत्पन्न इस बहुमुखी परिघटना में वैकल्पिक आधुनिकता का चरित्र है। वैकल्पिक यानी जिसका ऑप्शन होता है। गैर पश्चिम मुल्कों में लोगों ने सिर्फ अपने अतीत के आचारों से छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने ऊपर थोपी गई, थोपना है लादना, पश्चिमी आधुनिकता के खास रूप के बंधनों को तोड़ना चाहा। इस तरह जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमारे मन में परंपरागत भारतीय और पश्चिमी मूल्यों के स्वस्थ मेल का भाव था। ये संविधान सचेत चयन और अनुकूलन का परिणाम है, न कि नकल का। तो बेटा जब अपन बात करते हैं हमारे संविधान की, जब पश्चिमी आधुनिकता का और भारतीय संस्कृति का टकराव हुआ तो एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, जिसको अपन कह सकते हैं संकर संस्कृति। हालांकि ये संकर नस्ल होता है, ये अपन ने फसलों में सुना है, जानवरों की प्रजातियों में सुना है, लेकिन संस्कृति में भी एक दूसरे का जब आदान प्रदान हुआ, टकराव हुआ, तो एक नवीन मिश्रित संस्कृति उत्पन्न हुई। तो जो ये संकर संस्कृति थी, पश्चिमी आधुनिकता से कुछ लेना चाहती थी और कुछ छोड़ना चाहती थी। इन दोनों की रचनात्मक जो प्रक्रिया हुई उसी का ये परिणाम है। तो इस प्रक्रिया को न तो हम पश्चिमी आधुनिक देशों में ढूंढ सकते हैं और नई परंपरा में। तो जो पश्चिमी आधुनिकता है उसकी अच्छाइयाँ और देसी सांस्कृतिक व्यवस्था की अच्छाइयों के सहयोग से उत्पन्न इस घटना में वैकल्पिक आधुनिकता का चरित्र है, यानी आधुनिकता के एक विकल्प का चरित्र या दर्शन अपने को दिखाई देता है। जो गैर पश्चिमी मुल्क है वहाँ पर अतीत से छुटकारा पाना महत्वपूर्ण है। वहाँ पर अतीत से छुटकारा पाना और साथ ही अपने ऊपर जो लादी गई है पश्चिमी संस्कृति लादी गई है या जो उनके नियम है उनसे छुटकारा पाने की कोशिश की जाती है। तो जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो हमारे मन में
परंपरागत भारतीय मूल्य और पश्चिमी जो नैतिक मूल्य हैं उन दोनों के एक मिलन का भाव था। तो हमारा संविधान सचेत चयन और अनुकूलन का परिणाम है, न कि नकल का। तो इसलिए हम अपने संविधान को नकल नहीं कर सकते। पश्चिमी संविधान से हमने वही चीज़ें ली है जो एक अच्छाई के रूप में हमने नजर आई। हमने अक्सर पश्चिमी संविधानों को ग्रहण नहीं किया। सीमाएं, तो इन बातों का मतलब ये नहीं कि भारत का संविधान हर तरह से पूर्ण और त्रुटिहीन दस्तावेज है। सीमाएं यानी लिमिट्स। तो जो हम भारत की अपन बात कर रहे हैं, तो भारत के संविधान कोई त्रुटिहीन या पूर्ण दस्तावेज नहीं कर सकते। हर चीज़ में कोई ना कोई कमी होती है। जिन सामाजिक परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ उसे देखते ही बात स्वाभाविक है इसमें कुछ विवादास्पद मुद्दे रह जाएं। विवादास्पद यानी जिस पर किसी को आपत्ति हो सकती है, ऐसी बातें बच जाए जिनकी पुनरावलोकन की जरूरत हो, जिन पर फिर से ध्यान देने की जरूरत है। पुनरावलोकन यानी फिर से अवलोकन करना। तो इस संविधान की बहुत सी ऐसी बातें समय के दबाव में पैदा हुई, फिर भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि संविधान की कुछ सीमाएं हैं। तो हम इन जो 2-3 बातें इन पर चर्चा करते हैं। तो अब हम संक्षेप में संविधान की सीमाओं पर चर्चा करेंगे। पहली बात यह कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है। राष्ट्र की एकता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। केंद्रीकृत यानी मध्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी, इसमें लिंगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों, खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है। लिंगानुपात समझते महिला और स्त्री पुरुष से संबंधित जुड़े मसलों पर। तीसरी बात स्पष्ट नहीं कि गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में डाल दिया गया है। हमारा देश विकासशील देश है। तो हमारा देश एक विकासशील देश है। तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको मौलिक अधिकारों में डालना चाहिए था, क्योंकि मौलिक अधिकारों के लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन उनको नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया। नीति निर्देशक तत्ववाद योग्य नहीं है। तो संविधान की इन सीमाओं के कारण को समझना और दूर करना संभव है, लेकिन यहाँ ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा तर्क है कि संविधान की सीमा इतनी गंभीर नहीं है कि संविधान के दर्शन के लिए खतरा पैदा कर दे। तो हमारे संविधान की जो 3 सीमाएं हैं, पहला, राष्ट्रीय एकता पर बहुत ज़्यादा जोर देना। दूसरा, स्त्री पुरुष से संबंधित जो मसले हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया। तीसरी बात, कुछ चीज़ें मौलिक अधिकारों में डाली जानी चाहिए थी, क्योंकि उस पर याचिका या दर्ज कर सकते हैं, नीति निर्देशक तत्वों में डाल दी गई। लेकिन फिर भी हमारे संविधान की जो सीमाएं इतनी गंभीर मुद्दे की नहीं है कि हमारे संविधान के दर्शन को खतरा पैदा हो। तो बेटा अपन निष्कर्ष की बात करते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हमने जाना कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज, सजीव दस्तावेज, संविधान की केंद्रीय विशेषताएं उसे जीवंत बनाती है। हमारे संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उसे सजीव बनाती है। कानूनी प्रावधान और संस्थानिक व्यवस्था समाज की जरूरत है, समाज द्वारा अपनाए गए दर्शन पर निर्भर है। हमारे संविधान में के जो कानूनी प्रावधान है और जो राजनीतिक व्यवस्था है, तो वह हमारे द्वारा अपनाए गए दर्शन पर निर्भर करती है। इस पुस्तक में हमने जिस सांस्कृतिक व्यवस्था का अध्ययन किया, इसके मूल में भविष्य के प्रति एक दृष्टि, यानी भविष्य का भारत कैसा होगा वो भी हमारे संविधान में निहित है। इस दृष्टि की को सबकी सहमति, यानी जो दृष्टि है इसको संपूर्ण भारतीयों की सहमति हासिल है। ये दृष्टि ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्पन्न हुई। संविधान सभा ने इस दृष्टि का परिष्कार किया और उसे विधिक संस्थानिक रूप प्रदान किया। इस तरह संविधान में दृष्टि रूपायित हुई है, यानी नजर आ रही है। हमारी संविधान सभा ने जो ये दृष्टि थी उसका परिष्कार यानी शोधन किया, इसको और अच्छे रूप में जोड़ने का प्रयास किया। तो हमारा संविधान निष्कर्ष रूप में एक जीवंत दस्तावेज है। मेरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा।